कक्षा 12 जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो सभी मॉडल पेपर का बाप है। इस पे मैंने पूरी किताब से चुने हुए क्वेश्चन रखे हैं, पूरी संपूर्ण किताब से चुने हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। और आपको बता दें कि जीव विज्ञान के पेपर में 2024 पे कैसे उत्तर लिखना है, जब आपको परीक्षा हॉल में कॉपी मिलेगी तो उसमें कैसे उत्तर लिखना है कि नंबर ना कटे। अगर आपने कोई गलती की तो नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए कौन कौन सी गलती नहीं करना है और क्या क्या करना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे, हम इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस मॉडल पेपर में किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको बताएंगे विद नोट्स, यानी पूरा आपको लिख कर समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष परिपक्व होने पर होता है। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष है, जब परिपक्व होता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले यहां देख लेते हैं, फिर आपको कॉपी पर दिखाते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जो एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। इसको कैसे लिखना है अभी आपको हम बताते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिका को संक्रमण से बचाता है। विषाणुओं के द्वारा संक्रमित कोशिकाओं द्वारा जो बना पदार्थ होता है वो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है, तो इसमें इंटरफेरान सही होगा, इंटरफेरान। फिर अगला है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार के लिए की गई थी। पहली जीन चिकित्सा, तो देखिए इसमें आंसर लास्ट वाला सही होगा, एडीए की कमी से होने वाला SCID रोग। फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो वो क्या कहलाती है। तो उसे सहभोजिता कहा जाता है, जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे को हानि हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि जो पहला नंबर का क्वेश्चन है विकल्पी वाला, जिसमें 4 होते हैं, इसको कैसे कॉपी पर लिखना है। तो देखिए, जो परीक्षा की कॉपी आपको मिलेगी, पहले फ्रंट पेज भर लेंगे और फ्रंट पेज भरने के बाद ये कॉलम खींच लेंगे, कॉलम खींच करके डालेंगे उत्तर संख्या 1। उत्तर संख्या 1 में कौन सा सही है, तो पहला सही है, तो लिखेंगे 7 कोशिकीय 8 केंद्र की। फिर डालेंगे उत्तर संख्या 1 का दूसरा, ये 1 का पहला था, 1 का दूसरा, इंटरफेरेंस सही है। फिर उत्तर संख्या 1 का तीसरा, एडीए की कमी से होने वाला रोग SCID सही है। इसमें आप चाहें तो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या भी डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर उत्तर संख्या मैंने डाला हुआ है। और फिर अगला चौथा था, उत्तर संख्या 4 डालेंगे चौथा का, और सहभोजिता था, जिसमें एक जीव को लाभ हो रहा था और दूसरे जीव को ना तो लाभ ना तो हानि हो रही थी। फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन होता है अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है, 1-1 नंबर का ये भी होता है, 1-1 नंबर का ऊपर वाला भी था, विकल्पी वाला भी। देखिए 2 नंबर का पहला है, स्विस चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण बताइए। तो देखिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है 1 ही नंबर का होता है, तो 1 नंबर में आप जितना पूछा गया उतना बता देंगे, बस आपको नंबर मिल जाएगा। तो स्विस चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण पूछा गया था, तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण स्विस चीज पनीर में बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। कौन सी बैक्टीरिया के कारण? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी के कारण। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये इसकी उपस्थिति के कारण ये उसी में आ जाता है, जिसके कारण जो स्विस चीज पनीर होती है उसमें बड़े बड़े से छिद्र हो जाते हैं। तो आपको याद रहेगा स्विस चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण क्या है, तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज या पुनर्संयोजन DNA का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। पुनर्योगज या पुनर्संयोजन DNA का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए इसके उत्तर संख्या 2, और आपको अभी मैंने बताया था कि आप वहां पर सेपरेट कर देना, जब एक उत्तर समाप्त हो जाए तो यहां पर लाइन आपको खींच देना है, यानी हर उत्तर के खत्म होने पर एक लाइन आपको खींच देना है, जिससे अलग अलग चेक करने में भी आसानी रहेगी एग्जामिनर को, और देखने भी सुंदर लगता है, अच्छा लिखना। और कोशिश करना कि सीधा ही लिखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर को भी लिख देते हैं, इधर को भी टेढ़ा कर देते हैं, सीधा भी लिख देते हैं, तो वो अच्छी राइटिंग नहीं होती है। आप क्या करना, कोशिश करना कि सीधा लिखें और थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखें, यानी सीधा हो, जल्दी हो और अच्छी राइटिंग भी हो, क्योंकि आपको समय भी बचाना है और अच्छे नंबर भी पाना है। तो उत्तर संख्या 2 डालेंगे। इसके बाद में
उत्तर संख्या 2 में लिखेंगे स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने सर्वप्रथम पुनर्योगस का निर्माण किया था या पुनर्योगस डीएनए का निर्माण किया था। किसने? स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले पुनर्योगस डीएनए का निर्माण किया था। एक ही नंबर का था तो इतना लिख देंगे और 1 नंबर पूरा प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बिग बैंग परिकल्पना क्या है। देखिए जैव विकास का क्वेश्चन आ गया है। बिग बैंग परिकल्पना क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में है। आइए बताते हैं कैसे लिखना है आपको। तो देखिए ये अब उत्तर संख्या 2 का तीसरा था तो डालेंगे 2 का तीसरा और ये सेपरेट लाइन मैंने खिंचवा दिया है तो उत्तर, और ये सेपरेट लाइन मैंने खींच दिया है, आप भी ऐसे ही खींच देना। उत्तर संख्या 2 का तीसरा, एक लाइन छोड़ करके उत्तर संख्या अगला डालेंगे। इस परिकल्पना के अनुसार इलेम नामक आद्य पदार्थ अति तप्त कास्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रति पदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु दी गई थी, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसलिए इस परिकल्पना को दिया गया था, तो इसे ही बिग बैंग परिकल्पना कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। फर्टिलाइजिंग क्या है और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है, इस प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें थोड़ी ही लाइनें बची थी और थोड़ी ही लाइनों में यहाँ पर उत्तर संख्या 2 डाल दिया गया है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर 2-3 लाइनें ही बचती हैं एक पेज में तो उसमें उत्तर संख्या आपको नहीं डालना है, उत्तर संख्या नए पेज से डालना है। फिलहाल यहाँ पर उत्तर संख्या डाल दी गई तो आपको बता देते हैं कि निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का श्रावण होता है। जो निषेचन है, निषेचन से पहले जो अंडा होता है उस अंडे से फर्टिलाइजिंग का श्रावण होता है, अंडे से फर्टिलाइजिंग निकलता है और यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है और शुक्राणु की सतह पर क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, उसी से क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप दोनों में असंजन हो जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ कि फर्टिलाइजिंग क्या होता है, अंडे से निकलता है और एंटी फर्टिलाइजिंग शुक्राणु से निकलता है और ये जो दोनों निकलते हैं तो क्या होता है कि ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या होता है कि अंडे में और शुक्राणु में असंजन हो जाता है। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए उत्तर समाप्त हो गया, लाइन खींच दिया गया है और डालेंगे उत्तर संख्या 2 का 5वां था तो 2 का 5वां यहाँ डाल दिया गया है। आपको बता दें कि आप सीधा लिखने की कोशिश करना, साफ लिखने की कोशिश करना और प्रश्नों के उत्तर जितना मानक होता है उतना देना, मानक के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। तो एक ही नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 लाइन हो जाएगा। तो सभी सजीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं। अब पारितंत्र है कोई तो उसके जैविक घटक क्या होंगे, पौधे होंगे, जंतु होंगे, सूक्ष्म जीव में जो हो रहे होंगे वो होंगे, ये सब जैविक घटक होते हैं। और पारितंत्र में इनकी कार्यात्मक स्थिति के आधार पर इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक कहा जाता है। कहने का मतलब इनका जो कार्य होता है उसके आधार पर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक कहा जाता है। जैसे पादप उत्पादक हो जाएंगे, जंतुओं में उपभोक्ता तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अपघटक होते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर बताइए। अब 2-2 नंबर का है, कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। देखिए लाइन खींच देंगे क्योंकि उत्तर खत्म हो गया था। यहां डालेंगे उत्तर संख्या 3 का पहला, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। हेडिंग आपको जरूर डालना है, हेडिंग डालने का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। हेडिंग डालकर आपको जरूर लिखना है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। और उत्तर संख्या सही से डालना है। आप चाहें तो यहां जैसे 3 का पहला डाले हैं तो यहां भी 3 का पहला डाल सकते हैं। उत्तर संख्या सही डालना है, हेडिंग डालकर लिखना है। तो इस तरह से आप करेंगे कार्य। तो बी डीएनए एवं जेड डीएनए में अंतर निम्नलिखित है, ऐसे लिख देंगे। इधर डालेंगे बी डीएनए, इधर डालेंगे जेड डीएनए और इस तरह से कॉलम खींच लेंगे। कॉलम खींचने के बाद देखिए पहला लिखेंगे बी डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। जो बी डीएनए है ये दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, जबकि जेड डीएनए वामावर्त कुंडलित होता है, वामावर्त। फिर बी डीएनए में दूसरा है क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.36 होती है। जो क्षार युग्म होते हैं उनके बीच की दूरी 3.36, जबकि इनमें क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.52 होती है या फिर 4.13 होती है।
फिर क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है, जबकि क्षार युग्मों की संख्या 12 होती है जेड डीएनए में। यानी इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फिर अगला बी डीएनए में है कुंडलित का व्यास, यानी कुंडल का व्यास 19 अंगस्ट्राम होता है, जबकि इसमें कुंडलित का व्यास या कुंडल का व्यास 18 अंगस्ट्राम होता है। इस तरह से लिख देंगे और फिर बंद कर देंगे इसको, तो अंतर हो जाएगा। अब चूंकि 2 नंबर का था तो थोड़ा सा बड़ा करके आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है 3 का दूसरा, प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र। आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का दूसरा था तो 3 का दूसरा डाल देंगे और पेंसिल से ही चित्रों को बनाना है और कोशिश करना कि बढ़िया सुंदर सा बने। और शेड वगैरह आप बाद में करिएगा, तुरंत करने से क्या होता है कि हो सकता है आपका समय बर्बाद हो जाए, तो शेडिंग बाद में करेंगे। चित्र लेकिन जरूर बनाना है, मस्ट है, आप चित्र जरूर बनाएंगे। चित्र जब बनाएंगे तो आपका नंबर नहीं कटता है। और ये तो केवल चित्र पूछा गया था, अगर कोई उत्तर लिख रहे हैं उसमें भी चित्र है तो चित्र जरूर बनाएं। तो इस तरह से प्रतिरक्षी अणु की संरचना आप बना देंगे और नामांकन कर देंगे बढ़िया सुंदर सा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। मैंने बहुत बार समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार समझाया है आप लोगों को। चलिए इसको दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या, अब ये उत्तर समाप्त हो गया था तो लाइन खींच देंगे। इसके बाद डालेंगे उत्तर संख्या 3 का तीसरा, ये 3 का तीसरा था अपूर्ण प्रभाविता। डालेंगे अपूर्ण प्रभाविता, हेडिंग आपको जरूर डालना, हेडिंग को अंडरलाइन भी कर देना है। कुछ पेड़ पादप या पेड़ पौधे व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता, अर्थात मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। यानी जैसे कोई 2 लक्षण हैं, दोनों लक्षणों में से ना तो ये प्रभावी हुआ ना तो ये प्रभावी हुआ, इन दोनों के बीच का आया, तो इसे ही क्या कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। जैसे कार्ल कोरेंस ने गुलाबांस में देखा था, कार्ल कोरेंस ने गुलाबांस में जैसे देखा था कि लाल पुष्प लिए थे और सफेद पुष्प लिए थे, लाल पुष्प और सफेद पुष्प लिए थे, दोनों के बीच क्रॉस कराया और क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल प्राप्त हुआ, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ था या उत्पन्न हुआ था। और ये स्वपरागण करवाने पर F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में लक्षण प्रारूप या जीनोटाइप अनुपात देते हैं। यानी कि जब इनका स्वपरागण कराया गया तो स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर लाल फूल, गुलाबी फूल और सफेद फूल 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से लिख देंगे और ये देखिए कैसे बनाना है, आपको ये भी बनाना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं। और इस तरह से देखिए पूरा अच्छे से सुंदरता के साथ क्रॉस करवा देंगे। ये लाल फूल था, ये सफेद फूल था, इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर माना, दोनों के बीच क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर गुलाबी फूल प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर स्वपरागण कराया गया, यहाँ पुनेट स्क्वायर बना दिया गया है, चेकर बोर्ड बना दिया गया है। तो जब स्वपरागण कराया तो लाल फूल, गुलाबी फूल और सफेद फूलों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में। इस तरह से बना देंगे और आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, इतना करने पर एक भी नंबर नहीं। अगर ये सब बना दिया तो लिखने के बाद तो लिखना भी है और चित्र भी बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के कार्य बताइए। पीतपिंड और अग्रपिंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके कार्य कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित के कार्य बताइए पीतपिंड और अग्रपिंड। आइए देखते हैं। अब देखो ये उत्तर समाप्त हो गया था, लाइन खींच दिया मैंने, एक लाइन छोड़ करके उत्तर संख्या डाला या प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल सकते हैं 3 का चौथा। और चौथे में 2 खंड थे, यानी 2 टिप्पणियां थी पीतपिंड और अग्रपिंडक। तो पहले पीतपिंड डालेंगे ए वाला। तो यह ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात बनी एक ग्रंथिल संरचना है। यानी जब ग्राफियन पुटिका फट जाती है तो उसके बाद जो ग्रंथिल संरचना बनती है उसे ही पीतपिंड कहा जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, रिलैक्सिन आदि हार्मोन का स्रावण होता है। इसी से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ये जो स्त्री जनन हार्मोन होते हैं, इनका इसी से स्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के आरोपण तथा अपरा के निर्माण में सहायता करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये भ्रूण को आरोपित करता है, रोपित करता है गर्भाशय में, और बाद में अपरा जो बनती है, जो प्लेसेंटा बनती है, उसके निर्माण में भी हेल्प करता है, सहायता करता है।
और फिर दूसरे टिप्पणी पर आते हैं। तो देखिए अब उधर पेज समाप्त हो गया था, नए पेज पर आना पड़ा, तो उत्तर संख्या 3 का चौथा यहां फिर से डालना पड़ेगा। उत्तर संख्या 3 का चौथा और इसका चौथे का बी था, यहां भी आप बी डाल सकते हैं। लिखेंगे अग्रपिंडक। तो शुक्राणु के शीर्ष पर गाल्जी काय से बनी टोपी सदृश संरचना को अग्रपिंडक कहा जाता है। यानी कि जो शुक्राणु का शीर्ष होता है उसमें गाल्जी काय से बनी जो टोपी जैसी संरचना होती है उसे ही अग्रपिंडक कहते हैं, या इसे ही एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रोसोम। इससे मुक्त होने वाले जल अपघटनी एंजाइम अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन करते हैं। यानी इससे जल अपघटनी एंजाइम निकलते हैं। जो एक्रोसोम होता है, जो अग्रपिंडक होता है, इससे जल अपघटनी एंजाइम निकलते हैं जो अंडाणु के ऊपर रक्षात्मक आवरण होता है उसका अपघटन कर देते हैं, उसको गला देते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही गलाते हैं तो शुक्राणु अंडाणु में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। इतना लिख देंगे। 2 नंबर का था, 1 नंबर उधर मिल जाएगा, 1 नंबर इधर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान पर तीसरे का 5वां है ये। तो चलिए इस पर आते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का 5वां लाइन खींच देंगे यहाँ, और फिर उत्तर संख्या 3 का 5वां अंडरलाइन आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहां शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जो पूर्ण रूप से संरक्षित है और वहां पर शिकार भी नहीं खेला जा सकता है, पशुओं को भी नहीं चराया जा सकता है, फसल भी आप नहीं बो सकते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में जंतुओं में या प्राणी जाति में या पादपों में कह लीजिए या जीवों में सीधे सीधे कह लीजिए, दोनों का संरक्षण किया जाता है। जो जीव वहां पर होते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हो, दोनों को संरक्षित किया जाता है। भारत में 120 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो भारत है अपना भारत, इसमें 120 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका अनुमानित क्षेत्र 38,02,918 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.16% है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। यह अब उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। ये उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहा है। आप चाहें तो इतने लिख दें, क्योंकि इतना नंबर से भी 2 नंबर का था, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। या थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इतना लिखने के बाद समाप्त कर देंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। और आपको लिखने पड़ेगा इतना, हाँ थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, यहीं तक लिख दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब चौथा है, और चौथा जो प्रश्न होता है ये 3-3 नंबर का होता है, तो उससे भी ज्यादा लिखना होगा। तो अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अपरिपक्व परागकोश है, इसकी अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। आइए आपको समझाते हैं। जो उत्तर समाप्त हुआ है उसके पहले लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर डालेंगे उत्तर संख्या 4 का पहला, और 4 के पहले में अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। अगर परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र पूछते हैं तो उसको भी मैंने अपने चैनल में बनाना बताया है और इसे भी बनाना बताया है। आप लोग बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल से जाइए, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको कॉपी में लिख कर पूरा बताया कैसे करना है। तो इस तरह से एक अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट बना लेंगे और कोशिश करना कि चित्रों पर हमेशा दाहिनी तरफ ही लिखना। ये देखिए, ये इधर दाहिनी तरफ ही लिखना। ये एक तरफ लिखने से थोड़ा अट्रैक्टिव लिखता है और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर पूरा प्राप्त हो जाएगा। कोशिकाएं जैसी हैं वैसी ही बनाना, जैसी किताब में होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोशिकाओं को आपको बनाना है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का विवरण दीजिए। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का महत्व विवरण देना है। आइए इसको बताते हैं। और उत्तर समाप्त हो गया था। लाइन खींचने के बाद उत्तर संख्या 4 का दूसरा डालेंगे। कृषि में पादप रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। जैव नियंत्रण किसे कहा जाता है? कृषि में पादप के जो रोग लगते हैं, जो पौधों में रोग लग जाते हैं, जो कीट लग जाते हैं, उनका जो कंट्रोल किया जाता है ताकि कीट न लगे, उनका जो नियंत्रण किया जाता है, इस हेतु जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, उसे ही जैव नियंत्रण कहलाता है, यानी उसे ही जैव नियंत्रण कहा जाता है। इस कार्य में
बैसिलस थोरेंजिएसिस नामक जीवाणु का प्रमुख स्थान है। यानी यह कार्य कौन करता है? तो बैसिलस थोरेंजिएसिस नामक जीवाणु है, इसका प्रमुख स्थान है। कैसे? यह जीवाणु विष उत्पन्न करता है। जो जीवाणु है मृदा में पाया जाता है और विष उत्पन्न करता है, बीटी विष उत्पन्न करता है। इस जीवाणु का प्रयोग कीटों के कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने में किया जाता है। जो कीटों के लार्वा होते हैं उन लार्वा को यह विष मार देता है। इस जीवाणु के शुष्क विषाणुओं को पानी में मिलाकर दोषपूर्ण पादपों तथा फलों, वृक्षों जिनकी पत्तियां हैं उन पर भी छिड़का जाता है। इस प्रकार बीटी विष लार्वा की पाचन नली में चला जाता है और यह बीटी विष जीवाणु की आहार नाल को छिद्रित कर देता है तथा ऊतक द्रव मरने के कारण यह फट जाती है, जिससे लार्वा की मृत्यु हो जाती है। तो इतना लिख देंगे। आप चाहे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की विधियों से इस जीवाणु के विषाक्त क्राइजीन को पादपों में पहुंचा दिया गया है। यानी आनुवांशिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से जो ये विषाक्त था, इसके क्राइजीन को, जो ये विषैला पदार्थ निकाल रहा था जीवाणु, उस जीन को पादपों में पहुंचा दिया गया है, जिससे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। जैसे बीटी काटन है, बीटी बैंगन है, बीटी टमाटर है आदि इस प्रकार की फसलें बनाई गई हैं जिनमें कीट नहीं लगते। तो इतना आपको 3 नंबर में लिखना पड़ेगा। इतना नहीं लिखेंगे तो पूरे नंबर नहीं आपको मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपको इतना लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए व प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंतर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में जरूर आएगा। सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। आइए समझाते हैं। फिर डालेंगे उत्तर संख्या 4 का तीसरा, सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा को जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर निम्नलिखित है। इधर डालेंगे सहज प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, कॉलम बना लेंगे और पहला लिखेंगे यह जन्म के समय से ही पाई जाती है। जो सहज प्रतिरक्षा है इसको जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब जन्मजात है तो जन्म से ही पाई जाती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। जो रोगाणु होते हैं या प्रतिजन होते हैं उनके प्रभाव से उत्पन्न की जाती है या उत्पन्न होती है। फिर दूसरा है सहज प्रतिरक्षा में यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है, स्वतः प्राप्त होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा या रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। यानी रोगाणु के प्रति जो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं उनसे बनाई जाती है या प्रतिजन से बनाई जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। जो सहज प्रतिरक्षा है ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसमें प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं से सामना होने पर अनुक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस रोगाणु के पुनः आक्रमण होने पर स्प्रिट आधारित प्रतिक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। यानी एक बार तो वो इन्फेक्शन करेगा ही करेगा, इसके बाद वो पहचान लेंगे, इसके बाद दूसरी बार जब वो रोगाणु आएंगे तो बहुत ही तीव्रता के साथ उनको भगाती है या उनको मार डालती है। इसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब उदाहरण के रूप में देखा गया तो जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। त्वचा है, मुख की लार है, आंखों के आंसू हैं। अब अगर इसमें देखा जाए जैसे टिटनेस आदि के जो टीके लगाए जाते हैं वो हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्स्थानीय एवं स्वस्थानीय संरक्षण में विभेद कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने अपने चैनल में समझाया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा ही पेज बचा था, ये गलती आप कतई नहीं करेंगे कि यहाँ पर उत्तर संख्या डाल दें। हमेशा 2, 3, 4 लाइनें बचेंगी तो उत्तर संख्या वहां आपको नहीं डालना है, नए पेज से डालना है। तो उत्तर संख्या 4 का चौथा है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर निम्नलिखित है कि इधर लिखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, इधर लिखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण और उत्तर संख्या यही नए पेज से ही डालेंगे। वहां पर 2, 3 लाइनें बचेंगी तो वहां से उत्तर संख्या आपको नहीं डालना है, ये याद रखना है। पहला पॉइंट है,
यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? जहां पर पौधा है, जहां पर जीव रह रहा है, जंतु रह रहा है, वहीं पर उसको संरक्षण दिया जाए तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जहां पर जीव रह रहा है, पादप रह रहा है, उसको वहां से अलग ले जाकर के मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है तो उसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। फिर दूसरा है, यहाँ प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु धन की आवश्यकता अधिक होती है। चूंकि वहीं पर संरक्षण दिया जा रहा है जहां पर जीव जंतु थे, इसलिए वहां पर संरक्षण हेतु धन की आवश्यकता अधिक होती है, अधिक रुपए चाहिए, तकनीकी की नहीं होती है। लेकिन यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। स्थानीय संरक्षण यहाँ प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु तकनीकी की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि यहाँ तकनीक नहीं है, यहाँ संरक्षण की कृत्रिम विधि है। या कैसी विधि है? तो कृत्रिम विधि है या प्राकृतिक विधि है। फिर स्वस्थानीय संरक्षण में उदाहरण में लिखेंगे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीन बैंक, द्रुत शीतलन, वनस्पतिक उद्यान आदि आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखना है। उत्तर संख्या 5 का पहला 5वां शुरू हो गया है। बीटी फसल, यहां फसल ही कर लेंगे। बीटी फसल या बीटी फसलें बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन या जैव विष का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों को मारने में सहायता करती हैं। जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं उनको मारने में हेल्प करती है। यह जीवाणु अपने जीवन काल की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करता है और यह विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करती है क्योंकि यह प्राकृतिक विष के रूप में निर्मित होता है। और इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन के द्वारा किया जाता है उसे क्राइजीन नाम दिया गया है तथा निर्मित प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब कोई भी कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जैव विष कीट के आहार नाल में पहुंचकर क्षारीय पीएच के कारण अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है जो इसकी घुलनशील अवस्था होती है। यह सक्रिय विष कीट की आंत को उपकला कोशिकाओं के साथ जुड़कर उसमें छिद्र का निर्माण कर देता है। इस कारण कोशिकाएं फट जाती हैं और वह कीट की मृत्यु हो जाती है। बीटी विष भी अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग जीनों द्वारा कूटबद्ध किया जाता है। इस तरह से लिख देंगे और आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। शॉर्ट ले सकते हैं आप इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता क्या है? लाल हरी वर्णांधता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होती है? देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 का दूसरा, वर्णांधता। हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस रोग को वर्णांधता या लाल हरा अंधापन कहा जाता है। यानी वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, इसीलिए इस रोग को वर्णांधता या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटोन दोष भी कहा जाता है। अगर वर्णांधता आए परीक्षा में, लाल हरा अंधापन आ जाए तब भी वर्णांधता ही पूछ रहे हैं, प्रोटोन दोष कहे तब भी वर्णांधता ही पूछ रहे हैं, डाल्टोनिज्म कहे तब भी वर्णांधता ही पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं। डाल्टोनिज्म भी कहते हैं यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण यह विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं होता है। देखिए उदाहरण भी यहां दिया गया है। जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे क्योंकि पुत्रों की एक्स गुणसूत्र माता से तथा वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है, परंतु सभी पुत्रियां वर्णांधता के जीन की वाहक होती हैं क्योंकि यह जीन पुरुष के एक्स गुणसूत्र में स्थित होता है। इस तरह से आप इसको बोर्ड जैसा चार्ट जैसा बना देंगे और उसके नीचे जो पुत्र है, पुत्र वाहक है कि नहीं है, सामान्य है कि नहीं, कैसा है, पुत्री वाहक है कि सामान्य, सब लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, परख नलिश शिशु पर टिप्पणी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परख नलिश शिशु, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले परख नलिश शिशु को देख लेते हैं। उत्तर संख्या 5 का तीसरा, परख नलिश शिशु। देखिए आपको बता दें कि इसमें होता वास्तव में क्या है कि जिन स्त्रियों के शिशु
या बच्चा नहीं जन्म हो पाता है, संतान जन्म नहीं हो पाता है, तो क्या किया जाता है कि उनके अंडे को ले लिया जाता है, उनके पुरुष के शुक्राणु को निकाला जाता है और बाहर कृत्रिम माध्यम में निषेचन करवा करके फिर स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और फिर 9 माह के बाद सामान्य शिशु का जन्म होता है। तो इसे ही परक नली शिशु कहा जाता है या अंतःपात्रे निषेचन कहा जाता है। ये पूरा आप शॉर्ट ले लीजिए और इसी तरह से आप लिख दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने अपने चैनल में समझाया है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर देखिए अगला है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान तरीके से, सरल विधि से, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने अपने चैनल में समझाया, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए आपको फिलहाल यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए अब डालेंगे उत्तर संख्या 5 का चौथा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हेडिंग जरूर आपको डालना है और टाइम का ख्याल रखना है। आंसर लिखने में टाइम जरूर ध्यान रखेंगे कि टाइम पूरा निकल जाए, आप एक ही आंसर देते रहें। देखिए आपको बताते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में होता क्या है कि मनुष्य के 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है, लेकिन 0.1% अलग होता है। ये जो अलग वाला डीएनए होता है, इसी डीएनए को किन्हीं 2 मानवों के डीएनए की तुलना करके इसी डीएनए को पहचाना जाता है। इसी ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। और इसको कैसे करना है, पूरी प्रोसेस इस तरह से आप लिख देंगे। देखिए शॉर्ट ले लीजिए और इस तरह से पूरा आप लिख दीजिएगा। उसी में आपको उपयोग भी लिख देना है। ये देखिए उपयोग भी है, कहाँ कहाँ पर इसका क्राइम में होता है, अन्य चीजों में होता है, जो पिता पुत्र की पहचान नहीं हो पाती उसमें होता है। तो इस तरह से आप ले लीजिए इसका शॉर्ट और लिख दीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। उत्तर संख्या 6 का पहला प्रतिजैविक। और इस तरह से आपको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक वास्तव में होते हैं, इस तरह से आपको पूरा लिख देना है। अच्छे से लिखना है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना है और इतना लिखना है, तभी आपको नंबर पूरे प्राप्त होंगे। तो इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन में इतना और आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 पेज 3 नंबर में लिखना ही लिखना है। 3 नंबर में कम से कम 2 पेज ले लीजिए। फिर अगला है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। आइए देखेंगे उत्तर संख्या 6 का दूसरा। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताना है। तो जो शिकागो विश्वविद्यालय, इसमें हेराल्ड यूरे थे, इनके शिष्य थे स्टैनले मिलर। इन्होंने 1953 पे जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए थे, जिसमें इन्होंने जो प्रारंभिक पृथ्वी थी उस जैसा माहौल बनाया था और पूरा एक यंत्र बना करके प्रयोग किया था और बताया था कि किस तरह से जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। शॉर्ट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल से भी जाकर के देख सकते हैं। और उसी मिलर का ये शेष वाला भाग है, ये भी आप शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला है स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्पर्धा पर टिप्पणी निकालेंगे। उत्तर संख्या 6 का तीसरा स्पर्धा। और इस तरह से आपको स्पर्धा यानी कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है किन्हीं 2 जीवों के बीच या विभिन्न जातियों के जीवों के बीच। तो स्पर्धा क्या होती है, किन्हीं 2 जीवों के बीच की पारस्परिक होड़ जो होती है, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे प्रकाश के लिए हो, चाहे ऊर्जा के लिए हो, या विभिन्न जातियों के जीवों के बीच जो होड़ होती है, प्रतियोगिता होती है स्थान के लिए, भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, प्रकाश के लिए, खनिज के लिए, जल के लिए, तो उसे ही स्पर्धा कहा जाता है। इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए और लिख दीजिएगा। और फिर अंतर जातीय प्रतियोगिता इसी में लिखेंगे क्योंकि ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर में आता है, तो धीरे धीरे करके जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं उसमें ज्यादा आपको लिखना होगा, तो ये पूरा आपको लिखना होगा। देख लीजिए, शॉर्ट ले लेंगे और इधर भी देखिए ये वाला आपको पूरा लिखना होगा, इतना। ये भी शॉर्ट ले लीजिए। तो अंतरजातीय और अंतराजातीय दोनों आपको बताना होगा, भले आप इसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसे पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्यों कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलर का प्रयोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिजैविक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा, ये पूरा पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर इसको तैयार कर लीजिए, परीक्षा में आएगा जरूर। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसे पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्यों कहा जाता है, ये देखते हैं। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 6 का चौथा अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। चाहे अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहो चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहो, तो इसमें वास्तव में होता क्या है कि किन्हीं 2 जीवों के डीएनए का आदान प्रदान या अदला बदली कर दी जाती है। डीएनए की जो अदला बदली करके नया डीएनए बनाया जाता है उसे ही अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट ले लीजिए और कर लेंगे। काफी शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से आपको लिखना होगा पूरा इतना।
तब जाकर के आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। आप देखिए 5-5 नंबर के शुरू हो गए हैं और 5 नंबर के जितने भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर 3 पेज कम से कम लिखने होंगे चित्र सहित। आपको चित्र भी बनाना ही बनाना होगा। एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए कैसे करना है, कितना लिखना है आपको दिखाते हैं। तो डालेंगे उत्तर संख्या 7 और लिखेंगे बीजांड। बीजांड के बारे में बता देंगे क्या होता है, फिर उसका पूरा डिटेल बताना है क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। शॉर्ट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का पूरा आप। दूसरा पेज है, दूसरे पेज का भी आप शॉर्ट ले लीजिए। इस तरह से आपको लिखना होगा पूरा। थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। और देखिए इस तरह से चित्र भी बनाना होगा। आप चाहे तो बीच में ही चित्र बना सकते हैं, बाद में थोड़ा लिखिए या फिर लास्ट में बना दीजिए। ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, तो इसका भी शॉर्ट ले लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में चित्र बनाना ही बनाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हवा लगा है। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। बता दें कि एक प्रारूपिक बीजांड वाला तो मैंने कर दिया, अब ये नहीं करना था। चाहे ये करिए चाहे ये करिए, दोनों में से एक आपको करना होगा। अथवा वाला चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, एक करना है दोनों में से। तो मैंने दोनों आपको समझाया इसलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए इसका भी आंसर और इसका भी आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आएगा। आइए इसको दिखाते हैं। ठीक है, डालेंगे उत्तर संख्या 7 और 7 में देखिए इस तरह से आपको लिखना होगा। नर जनन तंत्र है तो पूरा नर जनन तंत्र मैंने 2 बार अपने चैनल में समझाया है। आप लोग चाहे तो वहां से देख सकते हैं या फिर इसका शॉर्ट ले लीजिए। ये देखिए इसका भी ऑलरेडी इस तरह से नर जनन तंत्र का चित्र भी आपको बनाना होगा। ऐसे देख लीजिए, सबके बारे में एक एक करके हेडिंग डाल कर आपको लिखना भी होगा। इस तरह से देख लीजिए, इधर शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शिश्न, ये सब एक एक करके सबके बारे में लिखना होगा। शॉर्ट ले लेंगे और इसके बाद सहायक जनन ग्रंथियों को भी आपको लिखना होगा। प्रोस्टेट ग्रंथि और कापर्स ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि यहां पर है और फिर इस तरह से पूरा शॉर्ट ले लीजिए, लिख देना है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशागति को प्रभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र अभ्युवन नियम का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में जरूर आएगा मेंडल से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 8। वंशागति की पहले परिभाषा दे देंगे, वंशागति क्या होती है, फिर स्वतंत्र अभ्युवन का नियम हेडिंग डालेंगे और स्वतंत्र अभ्युवन के नियम को लिखेंगे। देखिए इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए। इतना लिखने के बाद आपको डायग्राम भी इसमें बनाना होगा। इसका ऊपर वाले का पहले शॉर्ट ले लीजिए। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहां से देखिए डायग्राम है, ये डायग्राम वाला शॉर्ट पूरा नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा ले लीजिए। फिर हम ऊपर बढ़ा देते हैं इस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही चेकर बोर्ड बनाएंगे। ये पूरा चेकर बोर्ड बना करके अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से। इसमें भी अथवा लगा हुआ है तो आप चाहे ये करिए चाहे ये वाला करिए। तो चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं। आप चाहे ये करना चाहे ये करना। ये हर से चेज वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको दिखाते हैं। आप शॉर्ट ले लीजिए इस तरह से। देखिए उत्तर संख्या 8 है, 8 का पूरा शॉर्ट ले लीजिए इस तरह से। और इसके बाद में इधर हर से चेज वाला यहां से शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप, पूरा देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए और हर से चेज का पूरा चित्र भी आपको बनाना होगा। चित्र अवश्य बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका शॉर्ट ले लीजिए, पूरा हम बढ़ा देते हैं धीरे से। इधर भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। ये देखिए ये पूरा आपको चित्र भी इसका बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण हेडिंग डालेंगे, उत्तर संख्या 9 हेडिंग डालेंगे और हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना है। इस तरह से आप पूरा लिख देंगे। उसमें झटका, इलेक्ट्रोपोरेशन यानी बिना संवाहक के माध्यम से प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कैसे किया जाता है। तो इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए और ऐसे ही आपको लिखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 पेज लिखना ही लिखना है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और 3 पेज के साथ में आपको चित्र भी बनाना है। और फिर अगला अथवा इसी में लगा हुआ है, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, एक करना होगा दोनों में से। तो हम ये दोनों भी बता देते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए। जैव मात्रा व जैव भार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आएगा ये वाला। चलिए देखते हैं। उत्तर संख्या 9 डालेंगे और फिर पारिस्थितिक पिरामिड।
देखिए इस तरह से आपको लिखना होगा। ये सारे वीडियो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं सब एक एक करके मैंने अपने चैनल में समझाया हुआ है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। देख लीजिए पारिस्थितिक पिरामिड, शॉर्ट ले लीजिए। इस तरह से पारिस्थितिक पिरामिड आप बना भी देंगे, ये जैव भार का सीधा पिरामिड हो जाएगा। जैव भार का उल्टा पिरामिड आप बनाना चाहें तो उल्टा पिरामिड भी बना सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से इनके बारे में लिखना भी होगा इस तरह से पूरा। और इसके बाद में ऊर्जा का पिरामिड बताएंगे। ऊर्जा का पिरामिड पूछा गया था इस तरह से, और ऊर्जा का पिरामिड भी इस तरह से बना देंगे। तो इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे जितना मैंने बताया है उतना ही आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।